जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदी की क्लास हो और मैं ना हूं, कैसे हो सकता है। और इस वीडियो पे मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना बिल्कुल सामने आ जाएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्व भी देने वाला हूं। मजा आएगा इस वीडियो को देख करके। उम्मीद है ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पेपर आज मैं लेकर आया हूं ये रियल पेपर है, 2024 में आने वाला जो बोर्ड एग्जाम में है। और इस मॉडल पेपर से 2 से 3 क्वेश्चन तो फंसने वाले हैं। एक 3 नंबर का फंसेगा, एक 6 नंबर का फंसेगा, और एक आपका 2 से 3 नंबर का और फंसेगा। मैं आपको टिक भी मार दूंगा कि कौन वाला फंसेगा कौन नहीं फंसेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जो नहीं याद रहेंगे उसको भी याद कर लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर बहुत ही तगड़ा है, बहुत खोजबीन करके ये पेपर लाया हूं। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। हर चैनल पे, हमारे इस चैनल पे, पूरे यूट्यूब का पहला ऐसा हमारा चैनल है जिसमें आपको एक विषय के 5 मॉडल पेपर दिए जाते हैं, और एक कक्षा के नहीं, कक्षा 6 से लेकर 12 बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमए जो भी आप कर रहे हो, हर चीज का पेपर यहां पे डाला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। समान हिंदी है, कक्षा 12 का पहला है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास क्या है। नंबर 1 कंकाल, नंबर 2 तितली, या 7 इरावती, या नंबर 2 चंद्रगुप्त। तो आपको पता है दोस्तों, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त ये सब हमने पढ़ा है, चंद्रगुप्त का है। एक इनका उपन्यास है जो है इरावती, और ये दोस्तों कैसा है, अपूर्ण उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है। आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस पत्रिका के संपादक कौन थे, बद्री नारायण चौधरी। ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक हैं, तो दोस्तों ठेठ हिंदी के ठाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय है का, हरिऔध का है। नंबर गा, हिंदी की गद्य विधाओं में मुख्य विधा नहीं है, तो दोस्तों जो ये एकांकी, नाटक, उपन्यास है, ये सारे क्या हैं, मुख्य विधा हैं। और ये जो रेखा चित्र है ये कैसी है, गौड़ विधा है, जिसे हम मुख्य विधा नहीं मानते। तो रेखा चित्र यहां पे सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप युग किस युग की पत्रिका है तो दोस्तों आपको बताना है हिंदी प्रदीप किस युग की पत्रिका है। तो हिंदी प्रदीप भारतेंद्र युग की पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया। तो दोस्तों ये नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदिकाल कहा था। विश्वनाथ मिश्र ने इसको क्या कहा था, वीरकाल कहा था। ठीक है, विश्वनाथ मिश्र ने शायद इसको आप देख लीजिएगा। मिश्र बंधुओं ने इसको आधार काल कहा था। ठीक है, तो तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 है कि 1843 है कि 1859 है कि 1959 है। तो दोस्तों यहाँ पे तृतीय जो तार सप्तक है वो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल 1959 ईस्वी का सही हो जाएगा। 1943 में पहला आया था, 1951 में दूसरा आया था, और 1943 में क्या आया था, तीसरा आया था। ठीक है, और यहाँ पे चौथा जो है वो 20 साल बाद आया था, यानी कि 1979 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर नहीं प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। उर्वशी, चिदंबरा, यामा, कला और बूंदा चांद। तो यहां पर दोस्तों कला और बूंदा चांद जो है, इस पर आपको जो लेखक हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इसमें मुझे जहां तक याद है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 में सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, तो काला और बूंदा चांद शायद सुमित्रानंदन पंत का, एक महादेवी वर्मा का है, 2 में से 1 का है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूं, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आगे है वीरगाथा काल के कवि हैं, तो यहां पर वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रबरदाई। सूरदास भक्ति काल के हैं, भूषण रीत काल के हैं, केशवदास कहाँ के हैं, रीत काल के हैं। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और कहाँ हुआ था, तो देखिए एक तो जो 1936 में हुआ वो शायद कानपुर में हुआ था। ठीक है, या नागपुर, आप देख लीजिएगा, कानपुर ज्यादा मुझे लगता है। अब इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा के ही स्वरूप हैं। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। आपको इसका गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है जो यहाँ पर ऊपर दिया गया है। हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं यह किसका स्वरूप है, तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि हम जो भी देखते हैं वो किसका है, हाँ, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, लेखक के अनुसार महर्षि अरविंद ने क्या कहा है, तो दोस्तों यहां पे महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। ठीक है, लेखक के अनुसार शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात कौन सी नहीं है, तो कहते हैं यहां पर कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो क्या नहीं है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना। अथवा करके यहां पर दिया गया है, कुछ निंदा
ओ सॉरी, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिसकी सत्य कल्पित कलंक तथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्ट का अनुभव करते हैं। तो ठीक है, इसका भी वही काम करना है, पूरा का पूरा आंसर देना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकन की व्याख्या करना है। निंदा किसकी पूंजी है? तो दोस्तों निंदा कुछ लोगों की पूंजी है। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? दूसरों की कलंक कथाओं की पारायण पर आधारित होती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बाद है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो सत्य कल्पित कलंक कथा, तो ठीक है, इसका अर्थ आपको बताना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। विस्तृत नभ का कोई को ना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये माधवी वर्मा जी का है, तो ये आपको पता है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांश की व्याख्या करना है। यहाँ किसके माध्यम से कवित्री अपने जीवन की प्रस्तुत कर रही है? तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, कविता पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे। आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में यहाँ क्या कहा गया है वो आपको बता देना है। पद्यांश के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में देती है वो भी आपको बताना है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, कल थी मिट आज चली। फिर या तो अगला है जन मन की मधुर बहन, प्रत्येक हृदय की उंजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, विषधर के कण पर अमृतवर्ती उद्दन, अदम में बरबर बल पर रूपांकुश, क्षीण मृणाल तार। यहाँ पर इसका आपको बताना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकन उसकी व्याख्या करना है। उर्वशी ने मीठी ज्वाला शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया है ये आपको बताना है। उर्वशी के अनुसार वह प्रत्येक मानव मन में किस रूप में निवास करती है वो आपको बताना है। उर्वशी कमल नाल के समान तार पार किसे कर देती है ये आपको बताना है। ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए है। जहाँ पे पहले लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के हैं। हजारी प्रसाद हरिशंकर परसाई यहाँ पर बताना है, जो कि व्यंग्यकार है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख करना है। शब्द सीमा 80 दिया गया है और यहाँ पे जो कवि का नाम दिया गया है वह है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पर छायावाद की है। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के हैं। लाठी कहानी का सारांश लिखना है। तो लाठी कहानी मुझे जहां तक याद आ रहा है शिवानी की है। ठीक है, तो आप इसका सारांश लिख दीजिएगा। अथवा बहादुर कहानी के पात्र की भूमिका द्वारा स्पष्ट उद्देश्य लिखिए। ये जो बहादुर कहानी है जिसमें दोस्तों बहादुर नौकर होता है, वो अपना घर द्वार छोड़ के चला आता है, दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, उसे गुस्सा आता है, चूंकि ठीक है घर छोड़ के आया रहता है, उसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, वो ठीक है कुछ पात्र होता है, फूट जाता है। तो आपको पूरा उद्देश्य लिख देना है। स्वपठित खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सार कथानक लिखिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर नायक का चित्रण लिखिए। तो दोस्तों ये स्वपठित खंड काव्य क्या होता है, हर जिले के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारे प्रतापगढ़ के लिए एक अलग चलता है, ठीक है, अन्य जगह के लिए अलग चलता है। तो आप जहां से भी हैं पहली बात आप कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि ये वीडियो कहां कहां के लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके स्कूल में होने वाले जो पेपर होते हैं आपके प्रधानाचार्य से कांटेक्ट करूंगा। वो जिस मार्केट से लेकर आते हैं पेपर, मैं वहां पहुंचूंगा, वहां से आपके लिए पहले पेपर ला के डाल दूंगा, जिससे आप अपने स्कूल में आने वाले पेपर को पहले ही पा जाएंगे और 100% तैयारी करके पूरा का पूरा अंक ला सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप कहां से हैं। अगला यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको संस्कृत खंड आ गया है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए है। पंचशील मिति शिष्टाचार विषयकः सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचामि सिद्धांतान पंचशील मिति नाम्ना स्वाशिष्यान शास्ति अस्म अत एवायम शब्दानुनावपि तथैव स्वीकृता इते सिद्धांतः क्रमेण एवं सन्ति। पहला अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा, ब्रह्मचर्यम इति। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, अथवा करके यहाँ पर दिया गया है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत् परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवयो आसीत् यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितानां पीडयमानास्य अपश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहास्यश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। आपको ये बताना है कि अगर कहां से है, इस 2 में से एक करना है। अथवा करके यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है जिसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। सुखार्थिनः कुतो विद्या
कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, अर्थात विद्यार्थी को कहाँ सुख है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, जिसे सुख चाहिए वह विद्या छोड़ दे, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों, विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो कष्टमय होता है, इसमें हमें कष्ट झेलना पड़ता है, और जो विद्या होती है वो कष्ट से ही सीखी जाती है। बिना कष्ट के हम कुछ नहीं सीख सकते। ना सिर्फ विद्या ही नहीं दोस्तों, जीवन के किसी भी पड़ाव को हम बिना कठिनाई के, बिना कष्ट के नहीं सीख सकते। एक छोटा सा बच्चा जब चलना भी सीखता है तो कठिनाई से सीखता है। हम लोगों को लगता है कि हम चलना सीख गए हैं, बहुत आसान बात है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को चलना सिखाइए, वो कितना धीरे धीरे पांव रखता है, क्योंकि उसे डर रहता है, बार बार गिरता है फिर उठता है। इसलिए जो भी आप सीखना चाहते हो, कुछ भी आप जीवन में सीखना चाहोगे, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप विद्यार्थी जीवन में हो, आपको विद्या चाहिए, तो आप बिल्कुल सुख मत चाहिए, आप हमेशा दुख झेलिए, इससे आप बहुत आगे जाएंगे। अथवा करके यहां पर है, जयन्ति ते महाभागा जनसेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित। तो इसका भी आपको अर्थ बताना है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि मुहावरों और लोकोक्तियों में अर्थ मतलब अंतर क्या होता है, मुहावरा आखिर क्या होता है, लोकोक्तियां क्या होती हैं। जब आप इसके अंतर को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप व्याख्या अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम में आप 6 से 7 ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप मुहावरे और लोकोक्तियों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर दिया गया है जैसे हाथ पांव फूलना, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। इसका अगर आप चाहें तो एक वाक्य प्रयोग भी कर देंगे तो काफी सुंदर लगेगा, लेकिन वाक्य प्रयोग करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब वाक्य प्रयोग करें तो वाक्य प्रयोग करते समय वाक्य में आप इसके अर्थ को ना लिख करके, यानी कोई चीज वाक्य जोड़िए लेकिन यहां पर मुहावरे का ही प्रयोग करें। जैसे अंत में आपको हाथ पांव फूलना उसके अंदर आना चाहिए। काफी लोग ये ना लिख करके इसके अर्थ डाल देते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का सृजन कर देते हैं, उनमें से नंबर कम मिलता है। लेकिन जब आप हाथ पांव फूलना को समेट करके इसको वाक्य के अंदर धर करके वाक्य रचना करेंगे, वाक्य सृजन करेंगे, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। दूसरा है, न 3 में न 13 में। तीसरा है, 1 और 1 11, ठीक है। और है एक, घर का न घाट का, घर का न घाट का, ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको बिल्कुल मिलेगा। और एक होता है 9 2 11 हो जाना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, तो इन सबको रट लेना। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। नंबर ए है, परमार्था का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों यहां पर संधि विच्छेद करना है परमार्था का, ठीक है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि परमार्था में कौन सा संधि है, फिर उसके बाद आप उसको अलग कर सकते हैं। तो परम धन अर्थ होगा इसका, ठीक है। इसमें आपको आ धन आ बराबर दीर्घ संधि आ जाएगा, परमार्था हो जाएगा, ठीक है, परम धन अर्था। इसके बाद यहां पर आपको अलग है, माया को भारी भूख लगी है, इसको आपको अनुवाद करना है आई थिंक, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, आगे चलते हैं, पहले ये वाला देख लीजिए। अगला है पर धन मार्था है, परमा धन अर्थ है, परम धन अर्थ है, तो ये जो द है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद करना है, किसका, स्वार्थ का। तो दोस्तों यहां पर फिर से देखिए, आप जब शब्दों को बोलोगे ना तो बोलते वक्त आप समझ जाओगे इसमें कौन सी संधि है। जैसे स्वार्थ बड़ा आ रहा है बीच में देखिएगा, क्योंकि जब संधि होती है दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, और जुड़ती हैं तो बीच में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो आप जब कोई शब्द बोलें तो बीच में ध्यान दें कि किस प्रकार की मात्रा आ रही है। अगर तेज मात्रा आ रही है आ, ठीक है, तो आप समझ जाइए दीर्घ है, वहां पर आप समझ जाएंगे। आप ऐसे से ओ ई ई ए ए ऐसे करके बीच में जो मात्राएं आती हैं ना, उनसे आप पहचान सकते हो कि कौन सा ये संधि है, इसमें कौन सा संधि है। ये ट्रिक होता है, मैं आपको हमारे चैनल पे संधि की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखते ही बता दोगे कि संधि कौन सा है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे है, रजनीशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रजनीशा। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखो गलत लोग कर देते हैं, आ यहां पे है रजन धनीसा होगा, बा है रजनी धन ईसा होगा, ठीक है। और यहां पर एक है रजनी धन ईसा और है एक रजनी धन ईसा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा रजनी धन ईशा। तो क्या हो जाएगा, रजनीशा। जब ई या ई दोनों बड़ी ई मिलती हैं तो बड़ी ई हो जाती है, यहां पे भी वो सेम हो जाएगा संधि, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करके लिखना है। सर्वस्मिन, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है आपको बताना है। तो यहां पर सप्तमी विभक्ति है सर्वस्मिन और एक वचन है। अगला है यहां पर राज्ञाम, राज्ञाम बताना है ये कौन सी है। तो दोस्तों जैसे रामान होता है, ऐसे राज्ञाम है, तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति है। तो ये षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है।
निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। सही अर्थ जो देते हैं, सकल और शकल में क्या वो है। सकल, सकल दोस्तों जो ये पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो सा है वो 3 प्रकार के होते हैं। दंत सकार होता है, तालब सकार होता है और मूर्धन्य सकार होता है। तो दोस्तों ये जो सा है ये वाला, ये दंत सकार है, ये वाला क्या है, तालब सकार है, और जो खटकोड़ वाला सा होता है वो कैसा होता है, मूर्धन्य सकार होता है। तो जब आपको सकल दंत वाला देखने को मिले तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण, और जो ये वाला तालब सकार वाला सकल देखने को मिले तो उसका मतलब होता है रूप रंग। तो यहां पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, संपूर्ण और रूप रंग, यानी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है धरा और धारा। धरा, धरा माने दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी कहा जाता है धरा को। और धारा क्या होता है, धारा आप एक प्रकार से नदी का धारा आप कहते हैं, पानी के बहाव का, पानी मतलब जल, जल के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो विकल्प सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी और जल का प्रवाह, नंबर ए। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। पहली बात तो जड़, दूसरा जोड़ और तीसरा जलज। तो दोस्तों किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। तो जड़ का भाई, जड़ का क्या होता है, एक तो जड़ का अर्थ होता है क्या, जैसे पेड़ हो गए, इसका जड़ हम कहते हैं जिसका मूल, जड़ मतलब मूल, ठीक है। और एक जड़ क्या होता है, जड़ पड़ जाना, यानी कहते हैं जड़ हो गया है एकदम, क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, खंभे की आकार का हो जाना, यानी अचेतन हो जाना, ठीक है, वो हो सकता है। जोड़, जोड़ मतलब क्या होता है, एक तो हम लोग जो ऐड करते हैं, गणित की भाषा में जोड़ है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, वो देख सकते हैं, जोड़ का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जलज, इसका भी आप जैसे अंतिम में जा है यानी उत्पन्न होना, जलज आपको पता है कि फूल के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है। जो मर्यादा का पालन करता हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो जो मर्यादा का पालन करता है उसको क्या कहा जाता है, मर्यादित कहा जाता है। जो फालतू बोलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वाचाल बोलते हैं। देखो दोस्तों, कम बोलना भी बेकार होता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा बोलना भी बेकार होता है। आप बस अपने हिसाब से बोलिए, कम बोलिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मतलब फिट बोलिए, जितना ना ज्यादा बोलिए ना कम बोलिए, ठीक है, वो सही रहता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं लखनऊ अनेकों बार गया हूं, ठीक है, ये वाक्य शुद्ध करना है। तो यहां पर शुद्ध क्या हो जाएगा, मैं लखनऊ अनेकों बार गया हूं का क्या हो जाएगा, मैं अनेक बार लखनऊ गया हूं। मैं लखनऊ अनेकों बार नहीं होगा, मैं अनेक बार लखनऊ गया हूं, ये हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे है माया को भारी भूख लगी है, ठीक है, माया को भारी भूख लगी है, इसका जो शुद्ध करना है वो कैसा हो जाएगा, तो माया को यहां पे तेज भूख लगी है हो जाएगा। भारी मतलब क्या था, भाई भाई कुछ नहीं है, तेज, तेज यहां पे होगा, माया को तेज भूख लगी है। सा है वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है। तो ठीक है, तो वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है का सही क्या हो जाएगा, तो यहां पे धर्मार्थ की जगह पे हो जाएगा वह धर्म के लिए दान दे रहा है, या हो जाएगा वे धर्मार्थ के, नहीं सही, वह धर्म के लिए दान दे रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मार्थ गलत रहेगा। अगला है पुस्तक मेज पर डाल दी, तो ये गलत हो जाएगा, पुस्तक मेज पर रख दी, आई थिंक ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है श्रृंगार अथवा वीर रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण भी लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्रृंगार रस क्या होता है, वीर रस क्या होता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस क्या होता है, जहां पर नायक और नायिका के बीच में रति भाव अर्थात की प्रेम उत्पन्न हो जाए, अनुराग उत्पन्न हो जाए, वहां क्या हो जाता है, श्रृंगार रस हो जाता है। और वीर रस क्या होता है, जहां पर उत्साह क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, वो उत्पन्न हो जाए, वहां पे वीर रस होता है, ठीक है। ऐसी किसी परिस्थिति को हम देख लें कि हमारे अंदर उत्साह जागृत हो जाए तो वहां पे वीर रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और वीर रस का उत्साह। इसके उदाहरण जैसे आपको देना हो तो श्रृंगार रस का आप उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है। वीर रस का आप अस्थायी काफी सारे कविता आप पढ़ते रहते हैं, वीर रस के बड़े बड़े, ठीक है, वो दे सकते हैं। कोई भी उदाहरण आप लिख दीजिएगा चलेगा, ठीक है, याद आपको होगा ही। आगे है अनुप्रास और श्रेष्ठ अलंकार की परिभाषा, उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है, शब्द एक अर्थ अनेक, यानी यहां पे आपको एक ही शब्द दिया जाएगा लेकिन उसके कई कई अर्थ निकलेंगे, एक शब्द के दो से अधिक से अर्थ निकलेंगे, तो वहां पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है।
आपको परिभाषा भी देना है तो आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अनुप्रास का है टोया टटम टम टटम टटम टम, श्लेष अलंकार का यहाँ पर जो है वो हो जाता है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चोन, ठीक है। तो ये वाला जो है दोहा रहीमदास का वो भी आप लिख सकते हैं। आगे है दोहा अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों दोहा किसे कहते हैं आपको पहले पता होना चाहिए कि दोहा क्या होता है, कुंडलिनियां कैसे बनती है, ठीक है। तो दोहा में 4 चरण होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और कुंडलियां क्या होता है, इसमें 6 चरण होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो चौपाई शायद होता है, उसके बाद एक दोहा मिला दिया जाता है, तो इन दोनों के मिश्रण से कुंडलियों का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं, दोहा तो आप लोग दे ही लेंगे, कुंडलियां भी आप रट लीजिएगा। आगे है किसी बैंक की शाखा के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। लोक नायक कवि तुलसीदास में, साहित्य और समाज में, सड़क सुरक्षा में, या विद्यालय में खेलों का महत्व में। आप किसी एक में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें। और देखो दोस्तों यार आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं, एक ही विषय के 5-5, 6-6 पेपर लेकर आ रहा हूं, जिससे बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं पहले ही दिखा दूं, जिससे दोस्तों ऐसा होगा भी 100% आप पेपर में जाओगे। श्री गणेश अकेडमी चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं लगातार वो ये बोलते हैं, कमेंट जाके आप चेक कर लो, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़ जिला, हर जगह से कमेंट आता है, सुल्तानपुर तक का कमेंट आता है कि सर आपने जो पेपर दिखाया था सेम टू सेम पेपर हमारे प्रधानाचार्य ने दिया है मेरे को करने के लिए, पूरा का पूरा नंबर कर दिया हूं, ठीक है। कभी कभी आता है सर आपने जो 3-4 वीडियो डाला था मैंने पूरा देखा था एक विषय के, हर विषय से मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन फंसे थे और बहुत ही मजा आ गया। 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 नंबर प्लस करके आते हैं दोस्तों। और जो लड़के क्लास में पहले बहुत कमजोर हुआ करते थे श्री गणेश अकेडमी चैनल से जुड़ करके वो आज क्लास के मॉनिटर बन चुके हैं। आप सोच लीजिए पूरे यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो गधे से गधे लड़के जो जिनको कुछ नहीं आता था खुद ही कमेंट किए हैं कि सर मुझे मैं तो एकदम बेकार था नहीं आ रहा था, वो लड़के आज मॉनिटर बन चुके हैं। ये काम है श्री गणेश अकेडमी चैनल का। दोस्तों मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं पूरे पूरे दिल से, निष्ठा के साथ आप यहां पर लग जाइए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।